मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का भाग तीसरा और अंतिम। मैं क्या करता? माँ बाप दोनों की कमी पूरी करता करता या भूल ही गया कि बच्चे को ना सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। मैंने ना सुनना नहीं ना सिखाया, आज तुमने सिखा दिया। दुनिया भी सिखाएगी उसे कि जिस चीज़ पर भी वह हाथ रखे जरूरी नहीं उसे मिल ही जाए। रो रहे थे जगदीश चाचा। सारा दोष मेरा है। मैंने अपनी शादी से भी कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं कर ली थी जो पूरी नहीं उतरी। जिम्मेदारी ना समझ मजाक ही समझा मेरी पत्नी की और मेरी निभ नहीं पाई जिसमें मेरा दोष ज़्यादा था। मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मेरा बच्चा बेड़ियों में बंधा है। मुझे माफ़ कर दो बेटी और सदा सुखी रहो। हमारी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी तुम्हें। हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जगदीश चाचा का एकाएक बदल जाना गले के नीचे नहीं उतर रहा था। कहीं कोई छलावा तो नहीं है ना? उनका यह व्यवहार कल तक मुझे बर्बाद कर देने की कस्में खा रहे थे, आज अपनी ही बर्बादी की कथा सुनाकर उसकी जिम्मेदारी भी खुद पर ले रहे थे। बेटी, मैंने सच में औरों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाई है। सदा लेने को हाथ बढ़ाया है, देने को नहीं। सदा यही चाहा कि सामने वाला मेरे अनुसार अपने को ढाले। कभी मैं भी वह करूं जो सामने वाले को अच्छा लगे। ऐसा नहीं सोचा जैसा मैं था वैसा ही सोमेश को भी बनाता गया। बेहद जिद्दी और सब पर अपना ही अधिकार समझने वाला। ऐसा इंसान जीवन में कभी सफल नहीं होता बेटी। ना मेरी शादी सफल हुई, ना मेरी परवरिश, ना मैं अच्छा पति बना, ना अच्छा पिता। अच्छा किया जो तुमने शादी से मना कर दिया। कम से कम तुम्हारे इनकार से मेरी इस जिद पर एक पूर्ण विराम तो लगा। निरंतर रो रहे थे जगदीश चाचा। पापा भी रो रहे थे। शायद हम सब भी इस कथा का अंत इस तरह होगा किसी ने सोचा था। जगदीश चाचा सब रिश्तेदारों को खोकर इतना तो समझ ही गए थे कि अकेला इंसान कितना असहाय, कितना असुरक्षित होता है। सब गवाकर दोस्ती का रिश्ता बचाना सीख लिया, यही बहुत था। एक शुरुआत की ना जगदीश चाचा ने। पापा ने माफ़ कर दिया जगदीश चाचा को। सिर से भारी बोझ हट गया। एक रिश्ता तोड़ एक रिश्ता बचा लिया। सौदा महंगा नहीं रहा। तूफान के बाद की शांति घर भर में पैर पसारे थी। दोपहर का समय था जब मेरे एक सहयोगी ने दरवाज़ा खटखटाया। कंधे पर बैग और हाथ में शादी का तोहफा लिए मामा ने उन्हें अंदर बिठाया। मैं मिलने गई तो विजय को देखकर सहसा हैरान हो गई। अरे, शादी वाला घर नहीं लग रहा आपका। आप भी मेहंदी से लिपी पुती नहीं है। पंजाबी दुल्हन के हाथ में तो लंबे लंबे कलीरे होते हैं ना। मुझे तो लगा था कि पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सीधा स्टेशन से आ रहा हूं। आप पहले यह तोहफा ले लीजिए, अभी फुर्सत है ना। रात को तो आप बहुत व्यस्त होंगी, जरा खोल कर देखिए ना, आपकी पसंद का है। कुछ एक ही सांस में विजय सब कह गया। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी जो सदा ही रहती है। ऑफिस के काम से उनको मद्रास में नियुक्त किया गया था। अच्छे इंसान हैं। मेरी शादी के लिए ही इतनी दूर से आए थे। आसपास भी देख रहे थे। क्या बात है शोभा जी, घर में शादी की चहल पहल नहीं है क्या? शादी का प्रबंध कहीं और किया गया है? आप जरा खोल कर देखिए ना। इसे माफ़ कीजिएगा,
मुझे रात ही वापस लौटना होगा। आपको तो पता है कि छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है। मैं तो किसी तरह जरा सा समय खींच पाया हूँ। आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। आपके हाथों में वह सब कैसा लगता, वह सब देखने का लोभ मैं छोड़ ही नहीं पाया। विजय के शब्दों की बेलगाम दौड़ कभी मेरे हाथ में दिए गए तोहफे पर रुकती और कभी आसपास के चुप माहौल पर। इतनी दूर से मुझे बस दुल्हन के रूप में देखने आए थे। चाहते थे तोहफा अभी खोल कर देख लूं। आप बहुत अच्छी हैं शोभा जी। सुमेश जी बहुत किस्मत वाले हैं जो आप उन्हें मिलने वाली हैं। आप सदा सुखी रहें, मेरी यही दिली ख्वाहिश है। सहसा उनका हाथ मेरे सिर पर आया। सिहार गया था मेरा पूरा का पूरा अस्तित्व। नजरें उठाकर देखा, कुछ तैर रहा था आंखों में। क्या बात है शोभा जी, सब ठीक तो है ना? घबराहट हो रही है। क्या क्या कहूँ मैं सोमेश के बारे में, और विजय को भी क्या समझूं। विजय तो आज भी वहीं खड़े हैं जहां तब खड़े थे जब मेरी सोमेश के साथ सगाई हुई थी। एक मीठा सा भाव रहता था सदा विजय की आंखों में। कुछ छू जाता था मुझे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, सोमेश से मेरी सगाई हो गई। और जितना समय सगाई को हुआ उतने ही समय से विजय की नियुक्ति भी मद्रास में है, जिस वजह से यह प्रकरण पुनः कभी उठा ही नहीं था। भूल ही गई थी मैं विजय को। तभी पापा भीतर चले आए और मैं तोहफा वहीं मेज पर टिकाकर भीतर चली आई। अपने कमरे में दुबक सुबक सुबक कर रो पड़ी। जाहिर सा था पापा ने सारी की सारी कहानी विजय को सुना दी होगी। कुछ समय बीत गया, फिर ऐसा लगा बहुत पास आकर बैठ गया है कोई। कान में एक मीठा सा स्वर भी पड़ा। आपने अभी तक मेरा तोहफा खोल कर नहीं देखा शोभा जी, जरा देखिए तो क्या है। यह वही किताब है जिसे सोमेश ने जला दिया था। देखिए ना शोभा जी, क्या इसी किताब को आप पिछले साल भर से ढूंढ रही थी? देखिए तो। शोभा, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? जो हो गया उसे तो होना ही था, क्योंकि सोमेश इतनी अच्छी तकदीर का मालिक नहीं था। और जिस रिश्ते की शुरुआत ही धोखे और खराब नीयत से हो, उसका अंत कैसा होता है सभी जानते हैं ना। आप कमरे में दुबक कर क्यों रो रही हैं? आपने तो किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर दुखी होने की क्या ज़रूरत है? इधर देखिए ना। मेरा हाथ जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा विजय ने। स्तंभ थी मैं कि इतना अधिकार विजय को किसने दिया। दोनों हाथों से मेरा चेहरा सामने कर आंसू पोंछे। इतनी दूर से मैं आपके आंसू देखने तो नहीं आया था। आप बहुत अच्छी लगती थी मुझे। अच्छे लोग सदा मन के किसी न किसी कोने में छिपे रहते हैं ना। यह अलग बात है कि आपने मन का कोई कोना नहीं, पूरा मन ही बांध रखा था। आपका हाथ मांगना चाहता था। जरा सी देर हो गई थी मुझसे। आपकी सगाई हो गई और मैं जानबूझकर आपसे दूर चला गया। सदा आपका सुख मांगा है प्रकृति से। यही मांगता रहा कि आपको कभी गर्म हवा छू भी ना जाए। आपकी एक नन्ही सी इच्छा का पता चला था। याद है, एक शाम आप बुक शॉप में यह किताब ढूंढती मिल गई थी। आपसे पता चला था कि आप इसे लंबे समय से ढूंढ रही हैं।
मैंने भी इसे मद्रास में ढूंढा, मिल गई मुझे। सोचा शादी में इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा। इसे पाकर आपके चेहरे पर जो चमक आएगी उसी में मैं भी सुखी हो लूँगा। इसलिए तो बार बार इसे खोल कर देख लेने की जल्दी मचा रहा था मैं। पहली बार नजरें मिलाने की हिम्मत की मैंने। अखंड डूब गई मैं विजय के शब्दों में। मेरी नन्ही सी इच्छा का इतना सम्मान किया विजय ने, और इसी इच्छा का दह संस्कार सोमेश के पागलपन को दर्शा गया, जिस पर इतना बड़ा झूठ तार तार कर बिखर गया। आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता था तो इतनी दूर से आया हूँ। आज का दिन आपकी शादी का दिन है ना, तो शादी हो जानी चाहिए। आपके पापा और माँ ने पूछने को भेजा है, क्या आप मेरा हाथ पकड़ना पसंद करेंगी? क्या कहती मैं? विजय ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। झट से एक प्रगाढ़ चुंबन मेरे गाल पर जड़ा और सर थपक दिया। शायद कुछ था जो सदा से हमें जोड़े था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, कुछ ऐसा जिसे सोमेश के साथ कभी महसूस नहीं किया था। विजय बाहर चले गए। पापा और माँ से क्या क्या बातें करते रहे, मैंने सुना नहीं। ऐसा लगा एक सुरक्षा कवच घिर आया है आसपास। मेरी एक नन्ही सी इच्छा, मेरी वह प्रिय किताब मेरे हाथों में चली आई। समझ नहीं पा रही हूँ कैसे सोमेश का धन्यवाद करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।